दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पता चलेगा और इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्राउड हर्मिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्राउड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अभिमानी, घमंडी या फिर अहंकारी, और हर्मिट का मतलब होता है साधु। तो क्या अर्थ हुआ? द प्राउड हर्मिट मतलब कि अभिमानी साधु। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और उसके अलावा यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हर्मिट लिव्ड इन आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ हर्मिट एक साधु, लिव्ड रहते थे, इन आ फॉरेस्ट, इन मतलब में इन आ फॉरेस्ट एक जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ हर्मिट लिव्ड इन आ फॉरेस्ट मतलब एक बार एक साधु एक जंगल में रहते थे। ही वॉज आ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों के अंदर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक्शन वर्ब का। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, DEVOTEE, डिवोटी, इसका मतलब होता है भक्त। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज आ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड मतलब क्या हुआ कि वह ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मेडिटेट का मतलब होता है साधना करना, कोई योग वगैरह करना, ध्यान करना, उसे मेडिटेट कहते हैं। और सेकंड फॉर्म है मेडिटेटेड और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने, उसने या फिर उन्होंने, तो यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने कई सालों तक तपस्या की, साधना की। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम, जो ईश्वर थे वो उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा उनसे वो प्रसन्न थे। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स, और ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। GIVE गिव का अर्थ होता देना, सेकंड फॉर्म में गेव। और यदि आप इसकी मीनिंग को नहीं जानते तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये गिव की सेकंड फॉर्म है GAVE। ही गेव हिम मतलब कि उन्होंने उनको दी स्पेशल पावर, कुछ स्पेशल विशेष ताकतें दी, शक्तियाँ दी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम मतलब ईश्वर उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स, और उनको उन्होंने कुछ स्पेशल मतलब कि कुछ जो विशेष शक्तियाँ थीं वो उनको दी। आफ्टर गेनिंग पावर्स, दोस्तों गेन का मतलब होता है किसी चीज़ का मिलना, प्राप्त होना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट करें, जब आप बिफोर, आफ्टर या विदाउट का यूज़ करेंगे उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर गेनिंग पावर्स मतलब कि शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद। द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और दोस्तों बिकम का मतलब होता है बनना, सेकंड फॉर्म में बिकेम, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ निकला? आफ्टर गेनिंग पावर्स, शक्तियाँ मिलने के बाद।
द हर्मिट साधु बिकेम बन गए वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो उन्हें खुद पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया, उन्हें खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया। चलिए आगे देखिए। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज फॉर सम वर्क। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है इस तरह के वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आप आईएनजी ऐड कर देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि वॉज या वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाएगा। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तब आपको वहाँ पर वॉज का प्रयोग करना होगा। और जब सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही के साथ वॉज का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग वो जा रहे थे, टू अ नियर बाई विलेज एक नज़दीकी गांव, फॉर सम वर्क किसी काम से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज फॉर सम वर्क, मतलब एक दिन वह किसी काम के लिए एक नज़दीकी गांव जा रहे थे। सून मतलब सून का मतलब जल्दी, जल्दी या जल्दी ही रीच्ड द बैंक ऑफ ए रिवर। दोस्तों बैंक का मतलब किनारा, बैंक ऑफ ए रिवर नदी का किनारा। और रीच अर्थ में होता है, रीच का मतलब पहुंचना, सेंग फ्रॉम रीच। सून जल्दी ही रीच द बैंक ऑफ ए रिवर मतलब जल्दी ही वो एक नदी के किनारे पर पहुंच गए। ही लुक्ड अराउंड, लुक का मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम लुक्ड, अराउंड आसपास। ही लुक्ड अराउंड उन्होंने आसपास देखा। एंड सॉ और देखा, अ बोट, बोट मतलब नाव, एंड सॉ अ बोट और उन्होंने एक नाव को देखा। सी का मतलब देखना, सेकंड फ्रॉम सॉ और बोट मतलब नाव, उन्होंने एक नाव को देखा। एंड अ बोटमैन, बोटमैन का मतलब नाविक, जो व्यक्ति नाव चलाता है उसे बोटमैन कहा जाता है, और एक नाविक को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ बोट एंड अ बोटमैन, मतलब उन्होंने आसपास देखा और एक नाव और एक नाविक को देखा। He was about to hire the boat to cross the river when he saw a sage meditating on the other bank। क्या अर्थ हुआ, he was about to hire the boat। दोस्तों यहाँ पर about to का प्रयोग किया गया है। देखिए जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए वाक्य बनाएंगे मैं आने वाला था, वह जाने वाला था, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए वॉज या वर का यूज़ किया जाता है, साथ में अबाउट टू लगाया जाता है। वॉज या वर्ब का प्रयोग वैसे ही किया जाएगा जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, और साथ में आपको अबाउट टू लगाना है, और अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट मतलब वह नाव को किराए पर लेने वाले थे, टू क्रॉस पार करने के लिए, द रिवर नदी को, वैन जब, ही सो उन्होंने देखा, अ सेज एक साधु को, मेडिटेटिंग मतलब कि साधना करते हुए देखा, या कह सकते हैं तपस्या करते हुए देखा, ऑन द अदर बैंक दूसरे किनारे पर। चलिए तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर व्हेन ही सॉ अ सेज मेडिटेटिंग ऑन द अदर बैंक, मतलब क्या हुआ कि वह नाव को मतलब कि किराए पर लेने वाले थे, टू क्रॉस द रिवर नदी को पार करने के लिए, जब उन्होंने एक साधु को दूसरे किनारे पर, ऑन द अदर बैंक मतलब दूसरे किनारे पर साधना करते हुए देखा। सो सेस मेडिटेटिंग। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ जैसे मैंने आपको समझा दिया, वाला था, वाली थी में वॉज अबाउट टू आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, मैं 2 वाक्य दूंगा, आप उनको ट्रांसलेट करें और कॉमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है मैं उससे मिलने वाला था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे मिलने वाला था। दूसरा सेंटेंस है वह कार खरीदने वाला था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कार खरीदने वाला था। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये 2 वाक्य दिए हैं जहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग आपको करना है और उनको दोनों को ट्रांसलेट करना है और आपको उन्हें कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द हर्मिट वांटेड टू शो ऑफ
हिज पावर्स। नाउ मतलब अब द हर्मिट वांटेड टू शो। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये वांट की सेकंड फॉर्म है। वांट का मतलब क्या होता है, चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड, और शो ऑफ मतलब दिखावा करना। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ अब द हर्मिट वांटेड टू शो ऑफ हिज पावर्स, मतलब कि अब साधु, और शो ऑफ हिज पावर मतलब कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते थे, उसका दिखावा करना चाहते थे। शो मतलब दिखावा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि नाउ द हर्मिट वांटेड टू शो ऑफ हिज पावर्स, मतलब कि अब साधु अपनी ताकतों का, कह सकते हैं अपनी शक्तियों का दिखावा करना चाहते थे। ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस। क्या अर्थ हुआ, ही यूज्ड, यूज का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना, सेकंड फ्रॉम यूज्ड। ही यूज्ड हिज पावर्स, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। किस चीज़ के लिए, टू वॉक, चलने के लिए, ओवर, ऊपर, टू वॉक, चलने के लिए, ओवर मतलब ऊपर, द रिवर सरफेस मतलब कि नदी की सतह पर चलने के लिए उन्होंने अपनी ताकतों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। देन फिर ही वेंट टू द सेज, फिर वो साधु के पास गए। और दोस्तों जैसे मैंने ऊपर आपको बताया हर्मिट का मतलब सन्यासी, साधु होता है, उसी तरह से सेज का मतलब भी साधु होता है। तो क्या अर्थ हुआ, देन फिर ही वेंट टू द सेज, फिर वह साधु के पास गए। एंड सैड, और कहा, लुक देखो, आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, दैट की आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ, ऑन वाटर, पानी पर। कैन यू डू दिस, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो ये जो साधु जी हैं ये नदी पर चल के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर दूसरे साधु बैठे हैं और ये जो हैं साधु ये इनको दिखा रहे हैं कि भाई मैं नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चल सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। यस, हाँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। बट, लेकिन, आई थिंक, मुझे लगता है, थिंक मतलब सोचना, लगना, लेकिन उन्होंने आगे क्या जवाब दिया, यहाँ से देखते हैं। यस, हाँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, बट, लेकिन, आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हेयर। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको हैव का यूज़ करना है, और जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन तो हैज़ का यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो वेस्ट का मतलब व्यर्थ करना, थर्ड फॉर्म वेस्टेड। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, उन्होंने क्या कहा, बट, लेकिन, आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हेयर। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता है कि आपने व्यर्थ कर दिए हैं योर प्रीशियस पावर, अपनी कीमती शक्ति को, हेयर, यहाँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मुझे लगता है कि आपने अपनी कीमती शक्ति को यहाँ पर व्यर्थ कर दिया है। यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन एंड ही लाफ्ड। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते से जैसे वाक्य आएंगे, तब आपको कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। यदि इस तरह के वाक्य नेगेटिव होंगे तो कुड के बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो कुड को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझा दिए, आप इन्हें बना सकते हैं। और सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जो इस चैप्टर की, या कह सकते हैं इस तरह के वाक्यों की जो आइडेंटिटी है वो है सकता था, सकती थी, सकते थे। जब भी आप इस तरह का वाक्य कोई बनाएंगे जहाँ वाक्य के पीछे सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, तो वहाँ पर आपको कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा आगे, यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर, आप नदी को पार कर सकते थे, बाय सिंपली पेइंग सम मनी, सिर्फ कुछ पैसे देकर, टू द बोटमैन, नाविक को, एंड ही लाफ्ड, और वो हंसे। तो और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, कुड हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आप एक वाक्य को बनाएं और उसको कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। वह तैर सकता था, आई रिपीट द सेंटेंस, वह तैर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर भी वाक्य की टेल के देखेंगे, वाक्य के अंत में सकता था आ रहा है, तो यहाँ पर कुड हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आप इसे बनाएं और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड दैट
प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट। क्या अर्थ हुआ? नाउ द प्राउड हर्मिट, अब ये जो अभिमानी हर्मिट थे, साधु थे, अंडरस्टूड, वो समझ गए कि प्राइड, जो प्राइड है मतलब कि जो अभिमान है, ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट, वो नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो लाता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो ये फिफ्थ फॉर्म है ब्रिंग्स। और फिफ्थ फॉर्म का रीज़न ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और सब्जेक्ट आपका कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, तब आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है प्राइड, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, ये सिंगुलर है, इसलिए फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? नाउ ऑफ द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड, जो ये अभिमानी साधु थे वो समझ गए कि प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, कि अभिमान नकारात्मक परिणामों को लेकर आता है। तो दोस्तों इस तरह से ये अच्छी सी प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। और सीधी सी बात है इस कहानी का यदि मॉरल समझा जाए कि जो किसी भी तरह का घमंड या फिर कह सकते हैं अभिमान अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों को लेकर आता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर बचे हैं 100K में वो पूरे हो जाएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उसके अलावा यदि आपकी तरफ से कोई भी आपका सुझाव हो या कोई भी आप किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहें या फिर आपका कोई फीडबैक हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।